अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की हमारी इस हिंदी की कक्षा में हम अपने नए पाठ को पढ़ने वाले हैं। आज जिस पाठ को हम पढ़ने वाले हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक में छठे क्रमांक का पाठ है, पाठ क्रमांक 6 है और इस पाठ का नाम है अन्याय का विरोध। तो बच्चों, अन्याय का विरोध जो हमारा पाठ है, आइए देखते हैं कि वो किस बारे में है। सबसे पहले, जैसे कि आपको नाम में पता चल रहा है, अन्याय। अन्याय क्या होता है, इसको जानने के लिए हमें न्याय को जानना भी ज़रूरी है। न्याय का मतलब होता है इंसाफ, जस्टिस, किसी के साथ सही करना, उसको उसका हक देना, गलत चीज़ का साथ नहीं देना, ये न्याय होता है। और अन्याय उसी की दूसरी तरफ, अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं, उसको सच होते हुए झूठ ठहराते हैं या फिर उसके हक की जो चीज़ है वो उसे नहीं देते हैं, तो हम उस पर अन्याय करते हैं। बच्चों, न्याय और अन्याय एक सिक्के के दो अलग अलग विपरीत पहलू हैं। हमें हमेशा लोगों के साथ इंसाफ से काम लेना चाहिए। हमें हमेशा उनके साथ न्याय करना चाहिए। जो न्याय नहीं करता है वो बुरा इंसान होता है या फिर वो लोगों पर जुल्म करता है। परंतु आप कभी इतने अच्छे नहीं हो सकते कि अगर आप पे कोई अन्याय किए जा रहा है और आप कुछ नहीं कह रहे। बच्चों, ये भी बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो जुल्म सहता है वो भी गुनहगार होता है। अगर कोई इंसान या फिर कोई व्यक्ति आपके साथ अन्याय करता है और आप बस उसको सहते जाते हो और कुछ नहीं कहते, इसका मतलब है आप भी गुनहगार हो। आपको हमेशा अन्याय के विरुद्ध खड़े होना चाहिए। जो बात गलत है, जो बात नाइंसाफ़ी बयां करती है, तो इस बात को एटलीस्ट आप खड़े होकर ये कहना तो चाहिए कि ये बात गलत है, इस बात को हम नहीं मानते, ये नाइंसाफ़ी है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते अपने आप के लिए, तो आप खुद उस बात के दोषी हो, क्योंकि हमें हमेशा अन्याय का विरोध करना चाहिए और न्याय पे डट कर खड़े रहना चाहिए। वही एक सच्चा और अच्छा इंसान होता है। तो आइए बच्चों, अब हम हमारे पाठ को पढ़ने की शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस तरीके से अन्याय के विरोध को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो बच्चों, ये हमारी किताब का छठा पाठ है, अन्याय का विरोध। और आपको इसको हमारे साथ पढ़ने और समझने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तिका को अपने साथ रखना होगा और पेज नंबर 41 यानी कि पृष्ठ क्रमांक 41 पर यह पाठ है। तो आइए अब हम इसको पढ़ते हैं। मैंने अपने बच्चों की देखभाल के लिए एक गवर्नेंस का प्रबंध किया था। गवर्नेंस वो जो बच्चों की देखभाल करती है, उन्हें पढ़ाती लिखाती है और उन्हें उनका ख्याल रखती है, संभालती है। वह बड़ी ईमानदारी और मेहनत से दिन भर काम में लगी रहती। वह जो गवर्नेंस इस लेखक ने, जो पाठ के लेखक हैं, अपने घर पे बच्चों को संभालने के लिए रखी थी, वह क्या थी? बहुत ही ईमानदार और मेहनती थी। मेहनत से दिन भर काम में लगी रहती, बच्चों का ध्यान रखती, प्रेम भाव से उन्हें अच्छी शिक्षा देती। प्रेम भाव से यानी कि बहुत ही प्यार से उनको अच्छी शिक्षा देती, अच्छी चीज़ें सिखाती। हाँ, वह बोलती बहुत कम थी। यह जो गवर्नेंस थी, लेखक ने जो अपने घर पे अपने बच्चों के लिए रखी थी, वह क्या करती थी? बहुत अच्छी थी, ईमानदार थी, बड़ी ईमानदारी और मेहनत से काम में लगी रहती और बहुत प्यार से बच्चों को पढ़ाती, उनका ख्याल रखती, पर वह बोलती बहुत कम थी। लगभग 2 महीने बीत गए। अब जब नई नई गवर्नेंस रखी है तो लगभग उसको काम करते हुए वहाँ 2 महीने बीत गए थे। मैं बच्चों की ओर से निश्चिंत था। बच्चों, निश्चिंत को अंडरलाइन कीजिए। निश्चिंत का मतलब क्या है? बिना चिंता के, एट पीस और रिलीव्ड, बिल्कुल फिक्र नहीं थी उनको। बच्चों की ओर से सब कुछ सही हो रहा था। गवर्नेंस बच्चों का बहुत ध्यान रख रही थी, तो उनको कोई चिंता नहीं थी, वो निश्चिंत थे। और गवर्नेंस जूलिया, यहाँ पता चलता है कि उस गवर्नेंस का नाम क्या है, हमारे पात्र का जूलिया है। गवर्नेंस जूलिया से पूरी तरह संतुष्ट
पूरी तरह क्या थे? संतुष्ट। संतुष्ट का अंडरलाइन कीजिए। संतुष्ट का मतलब होते हैं जिसे संतोष हो, सेटिस्फाइड जिसे हम कहते हैं, तृप्त भी हिंदी में कहा जाता है। तो मैं जूलिया की ओर से पूरी तरह संतुष्ट था, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड थे कि वो जितना अच्छा काम कर रही थी उससे बहुत ही सेटिस्फाइड थे, जो भी सर्विसेज वो बच्चों के लिए दे रही थी। जूलिया को अभी तक तनख्वाह नहीं दी गई थी और न ही उसने इसकी मांग की थी। अब देखिए 2 महीने काम करते हुए बीत गए थे। रूल के हिसाब से तो 1 महीने बाद उनको सैलरी मिल जानी चाहिए थी गवर्नेंस को, पर लगभग 2 महीने बीत चुके थे। ना ही गवर्नेंस को या जूलिया को सैलरी दी गई थी, ना ही उसने उसकी कोई बात की थी, कभी मांगी थी। एक दिन मैंने जूलिया को अपने कमरे में बुलाया। कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह के बारे में बात करना चाहता हूँ। बच्चों, ये तो अब गलत है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हो या फिर आप कहीं पे किसी को अपनी सर्विसेज दे रहे हो या फिर किसी प्रोफेशनल जगह पे काम कर रहे हो जहाँ आपके काम की पहले से काम की जो कीमत है, काम की जो सैलरी आपको मिलनी है, तनख्वाह मिलनी है, उसकी बात हो चुकी है, तो ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है, ये तनख्वाह देने वाले का फ़र्ज़ बनता है आपकी कंपनी का, कि बगैर मांगे जिस तारीख पे तय हो जाती है उस तारीख पे आपको तनख्वाह मिल जाए। अगर ये नहीं होता तो एक सही रूल के हिसाब से आपको इस बात की उनको पूछ करनी चाहिए कि 1 महीना लगभग हो चुका है और तनख्वाह अभी तक नहीं मिली, तो क्या मामला है। ऐसे नहीं करना चाहिए कि तनख्वाह मिल भी नहीं रही है, ना वो कुछ कह रहे हैं ना आप कुछ कह रहे हैं। ये तो गलत बात है और हमेशा हमें गलत बात का विरोध करना चाहिए, उसके बारे में बातचीत करके सुलझानी चाहिए। तो अब जूलिया ने तो नहीं मांगी तनख्वाह और 2 महीने बीत चुके थे, तो इस लेखक ने ही, यानी कि जिसके घर वे काम कर रही थी, उन्होंने ही उनको कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हें रुपए पैसे की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें समझ सका हूँ, तुम स्वयं तो अपने पैसे नहीं मांगोगी, कि मुझे लगता है तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। अब 2 महीने बीत चुके हैं और जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है तुम्हारी बिहेवियर से, कि तुम पैसों की मांग खुद से स्वयं यानी कि खुद से नहीं करोगी, ऐसा तुम्हारा नेचर है, उन्होंने कहा। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह तय हुई थी 30 रूबल, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा, तुम्हारी सैलरी जब हमारी बात हुई थी तो क्या तय हुई थी? 30 रूबल। बच्चों, ये जो रूबल है, इसे तय होना मतलब फिक्स होना, पक्की होना। रूबल को अंडरलाइन कीजिए। रूबल का मतलब रूसी मुद्रा है, रशियन करेंसी है जिसे रूबल कहा जाता है। तो ये कहानी रशिया की है, तो रशियन करेंसी को हम क्या कहते हैं? रूबल। अब 30 रूबल तय हो गई थी, तो ठीक है ना। तो जूलिया ने कहा, जी नहीं, 40 रूबल। जूलिया ने दबे से स्वर में कहा, या जूलिया दबे स्वर में बोली। दबे स्वर में मतलब जूलिया बहुत ही अलग व्यक्ति थी। उसका बिहेवियर ऐसा था कि अगर कोई कुछ भी कहे तो सुन लेती थी, कुछ मांगती नहीं थी, बोलती नहीं थी, अपने लिए बात नहीं करती थी। गलत भी कहे तो आप देख रहे हैं कि वो 40 रूबल कही गई थी पर लेखक 30 रूबल कह रहे, फिर भी ऐसे नहीं कि वो भारी आवाज़ में बोले कि नहीं 40 रूबल थे और डट कर बोले। वो बिल्कुल दबे से स्वर में बस इतना कह रही, नहीं नहीं 30 रूबल। ये तो गलत है, अपनी सही बात के लिए खड़ा होना चाहिए। नहीं जूलिया, तुम भूल रही हो, तुमने 40 कहे ज़रूर थे पर बात 30 की तय हुई थी, मैंने डायरी में नोट किया है। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते 2 महीने हुए हैं। अब मालिक ने क्या कहा कि नहीं जूलिया, तुम भूल रही हो ये बात कि तुमने 30 रूबल कहे ज़रूर थे पर बिल्कुल मैंने वो माना नहीं था और बात हमारी 30 रूबल तनख्वाह की तय हुई थी और ये बात मैंने अपनी डायरी में नोट कर ली है। और तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए है कि नहीं? तो उसने कहा, जी नहीं, 2 महीने और 5 दिन। वह कुछ संकोच से बोली। संकोच यानी कि बहुत डर के या फिर
संकोच करना मतलब बोलते हुए शर्माना या फिर चाहना कि बोलना ना पड़े या फिर डर डर के बोलना। अब आइए देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं जूलिया और हमें घर मालक दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं पेज नंबर 42 पे क्या लिखा है। आगे क्या कहा घर मालक ने कि क्या कहती हो, मैंने तो डायरी में तारीख लिखी हुई है। क्या कह रही हो, 2 महीने 5 दिन हुए? नहीं, मैंने तो डायरी में तारीख लिखी हुई है, 5 दिन तो नहीं हुए, 2 महीने ही हुए हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले घर मालिक ने क्या चालाकी की कि 40 रुपये की बजाय जूलिया को ठगने की कोशिश की और पागल या फिर जूलिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की कि 40 की जगह 30 ही तय हुई थी। अब इतना नुकसान काफ़ी नहीं था 10 रुपये का कि, और घर मालिक क्या कह रहे हैं कि 1 महीना 5 दिन नहीं हुए, बस 1 ही महीना हुआ है, मैंने तारीख लिख रखी है, और 5 दिन का जूलिया का नुकसान हो गया। आइए अब देखते हैं आगे क्या हुआ। 2 महीने के हुए 60 रुपये, लेकिन 60 तो तब बनेंगे जब तुमने पूरे 60 दिन काम किया हो। रविवार को तो तुम छुट्टी करती हो और सिर्फ शाम के समय कोल्या को घुमाने ले जाती हो। इसके अतिरिक्त तुम्हारी 3 छुट्टियां और भी है। देखिए, यहाँ घर मालिक तो बहुत ज़्यादा ही जुल्म कर रहा है। उसने क्या कहा कि 2 महीने में जैसे 30 दिन आते हैं और 30 दिन के 30 रुपये है, तो वो तो तब बनेंगे जब तुम पूरे 60 दिन काम करती। तुमने तो रविवार को तो तुम छुट्टी करती हो। रविवार को छुट्टी या फिर हफ्ते की 1 दिन की छुट्टी हर काम करने वालों को मिलनी ही चाहिए। तो और इसके पैसे वो काट नहीं सकते। तो अब घर मालिक की तरफ से ये भी उस पर अन्याय ही हो रहा था, और वो कह रहे हैं कि उसके शाम की जो रविवार है उसके पैसे तो हम काटेंगे, और शाम को तो सिर्फ कोल्या को घुमाने ले जाती हो, और उसके बाद इसके अतिरिक्त तुम्हारी और 3 बीच में छुट्टियां हो चुकी है, तो उसके भी पैसे हम काटेंगे। देखिए, ये तो कितनी बुरी बात है। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। चेहरा पीला पड़ना मतलब घबरा जाना। जूलिया घबरा गई कि झट से एक के बाद एक, ये तो सारी बातें हुई ही नहीं थी कि पैसे इसके कटेंगे उसके कटेंगे, और पूरे 2 महीने मेहनत से काम करने के बाद जूलिया के हाथ में लग नहीं रहा था कि पैसे आएंगे, क्योंकि जो बातें पहले तय नहीं हुई थी उसके भी पैसे काटे जा रहे थे। पर जूलिया का स्वभाव ही ऐसा था कि कोई कुछ भी कहे, अन्याय भी करे, तो वो बोलती नहीं थी, और ये बहुत गलत बात है, इसीलिए उसके साथ शायद यह हो रहा था। वह अपनी फ्रॉक पर बार बार हाथ फेरती, उसकी सलवटें दूर करने लगी, पर उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। अब वह घबरा गई और अपनी फ्रॉक पर बार बार हाथ फेर रही थी और उसकी सलवटें दूर कर रही थी, पर उसकी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। बच्चों, सलवटों को अंडरलाइन करो, और आपको पता है सलवटों का मतलब क्या होता है? क्रीजेस जो होती हैं, जो रिंकल्स आते हैं ड्रेस पर, वो जिसको हम सिकुड़ना भी कहते हैं कपड़ों का, वह सही कर रही थी, पर एक भी शब्द वही नहीं बोली, जबकि उसके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा था। यह बात पैसे कटने वाली काम के पहले ही बता देनी चाहिए, ना कि काम करने के बाद। हाँ, तो 3 छुट्टियाँ और 9 रविवार हो गए, 12 दिन। अच्छा, तो 3 तुम्हारी छुट्टियाँ और 2 महीने के 9 रविवार कितने हो गए? 12 दिन हो गए। तो उधर कोल्या 4 दिन तक बीमार था और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया था, और 4 दिन तक जो कोल्या था, जो लड़का था, वो बीमार था और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया था। तो हाँ, एक और चीज़ याद आ गई, 3 दिन तुम्हारे दांत में दर्द था और मेरी पत्नी ने आधे दिन के बाद तुम्हें घर जाने को कह दिया था। 12 और 7 हुए 19। अब ये सारी चीज़ें भी वो कट कर रहे थे जब उनका बेटा बीमार था। ऐसे नहीं कि इसमें जूलिया की गलती थी, क्योंकि कोई भी बीमार कभी भी हो सकता है, परंतु वह तो काम पर आ रही थी, तो उसको इसके पैसे दिए जाने चाहिए थे, परंतु इसके भी
साथ जुल्म हो रहा था इस बात पर भी, और वह कुछ नहीं बोल रही थी। और ये भी कि उसके दांत में दर्द था और आधे दिन से वो घर चली गई थी। वो भी उन्हीं की पत्नी ने उसे घर जाने को कह दिया था। तो वो भी पैसे उन्होंने काटे, जैसे वो 12 और ये 7 हुए 19 दिन। अब 60 में से 19 दिन का नागा घटाए। 7 में से 19 दिन का नागा, यानी कि नागा का मतलब होता है नागा करना, यानी कि एब्सेंट रहना और अनुपस्थित रहना, काम पर एब्सेंट रहना। तो 60 दिन में से वो कह रहे थे आप 19 दिन एब्सेंट थी, जो कि वो नहीं थी। तो नागा घटाए तो बचे 41। अब देखिए, पहले तो 80 रूबल देने थे, उन्होंने 60 दे दिए। 5 दिन जो ऊपर देने थे उन्होंने वो भी नहीं दिए, और काट छाट के बेवजह सारे 80 रूबल के पूरे आधे पैसे हिसाब में लगाए, जो कि थे 41 रूबल। क्यों, ठीक है ना? जूलिया की आंखें आंसुओं से तर थी। अब जूलिया की जो आंखें थी आंसुओं से पूरी तरीके से भर गई थी, तर थी। उसने गला साफ किया, मानो कुछ कहना चाहती हो, पर बोली कुछ नहीं। अब उसने चाहा कि मैं इस अन्याय के बारे में कुछ कहूँ, गला साफ किया, पर वो ज़रूरत से ज़्यादा इतना अलग उसका स्वभाव था कि इस बात पर भी वो चुप रही और कुछ भी नहीं बोली। अब उसके बाद मैंने अपनी डायरी में देखते हुए कहा, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने हमारी चाय की प्लेट और प्याला तोड़ा था। क्या याद आ गया, कहा लेखक ने, कि 1 जनवरी को तुमने चाय का प्याला और प्लेट तोड़ा था। प्याला बहुत कीमती था, प्याला बहुत ही ज़्यादा कीमती था। चलो उसके 2 रूबल ही काटूंगा, बहुत कीमती था, फिर भी तुम्हारी पगार से 2 रूबल ही काटूंगा। अब वह गलती थी और गलती के पैसे नहीं काटने चाहिए। देखो तुमने ध्यान नहीं रखा और कोल्या वृक्ष पर चढ़ गया। देखो तुमने ध्यान नहीं रखा, मतलब उसका ख्याल नहीं रखा, और वो पेड़ पर चढ़ गया बच्चा। उसकी जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके कट गए। अब जहाँ 1 रूबल पूरे एक दिन की सुबह से शाम की मशक्क़त के थे, उन्होंने एक जैकेट फटने पर पूरे 10 दिन के काम के पैसे काट दिए। अब उसके 10 रूबल काट दिए और 2 रूबल प्याला तोड़ने के। अब तो ऐसा हो रहा है शायद जैसे पैसे कोई मिलने ही नहीं वाले हैं। मैं कुछ देर रुका, फिर बोला, तुम्हारी लापरवाही के कारण वान्या के जूते चोरी हो गए। तुम्हारा काम बच्चों की ही देखभाल नहीं, उनकी वस्तुओं का ध्यान रखना भी है। अब पैसे तो कटेंगे ही। अब फिर से क्या कहा कि जो उनकी बेटी है वान्या, उसकी तुम्हारी लापरवाही के कारण उसके जूते चोरी हो गए। ऐसे तो नहीं है, चोर को जो चोरी करना होता है वो किसी भी तरीके से कर लेता है। तो उन्होंने इसका इल्ज़ाम भी जूलिया के ही सर लगाया। अब उसके भी पैसे वो काटने वाले थे। देखिए ये तो कितना जुल्म हो रहा है, परंतु फिर भी जूलिया इसके बारे में कुछ नहीं कह रही, जो कि बहुत गलत है। तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए, तो उस जूतों की चोरी के लिए उसकी 5 दिन की पगार और कट गई। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। और हाँ, मुझे याद आ रहा है कि 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। तो इस बार जूलिया ने कुछ कहा, आइए देखते हैं क्या कहा। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं, बस वह बोल ही रही थी और चुप हो गई। जूलिया ने दबी ज़बान से कहने का प्रयास किया। देखिए जूलिया का स्वभाव देखिए, इतना जुल्म और इतनी बातें होने के बावजूद भी उसमें इतनी ताकत नहीं, या फिर उसका स्वभाव में इतनी ताकत नहीं कि मैं बोल ही सकूं कि ऐसा, जबकि हालांकि जूलिया के हिसाब से उनको कोई पैसे नहीं दिए गए थे, पर वो सिर्फ उसने बोलने की कोशिश की और वो चुप हो गई। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? हर बात डायरी में लिखी है, तुम्हें विश्वास ना हो तो देख लो, दिखाओ। और फिर घर मालक ने गुस्से में क्या कहा, क्या क्या कहना क्या चाहती हो तुम? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने हर बात इस डायरी में लिख रखी है, और तुम्हें विश्वास नहीं होता या यकीन नहीं होता तो तुम्हें दिखाऊं? जी नहीं, जूलिया ने कहा, आप कह रहे हैं तो दिए ही होंगे, शायद मैं भूल
जबकि उन्होंने नहीं दिए थे, पर जूलिया का इतना साहस नहीं कि वो अपने साथ हो रहे अन्याय का कुछ विरोध कर सके। अश्रु भरे स्वर में, अश्रु भरे का मतलब क्या होता है? अश्रु का मतलब होता है आंसू, भरे भरना। आंसुओं से भरे या फिर रोने वाले स्वर में उसने कहा, शायद मैं ही भूल गई होगी। मैं कठोर हो उठा और बोला, दिए होंगे नहीं, दिए है। अब ज़ोर से और चिल्लाकर घर मालक ने बहुत गुस्से में कहा कि दिए होंगे नहीं, मैंने तो दिए ही है, जो कि सरासर झूठ था। अब 41 में से 27 घटाओ, बाकी बचे 14। देखिए, अब जो बहुत कट कटा के 60 दिन की पगार 60 रुपये मिलनी थी उसको, अब उसमें से सारे कट कटा के कितने बचे? 14 रूबल बचे। यानी कि सिर्फ 14 दिन, 60 दिन काम करने के बाद सिर्फ 14 दिन की पगार जूलिया को मिलने वाली थी। कितना ज़्यादा जुल्म है ये तो। क्यों, ठीक है ना हिसाब? और कुछ? तो उन्होंने फिर पूछा कि अच्छा, ये हिसाब तो ठीक है ना, और कुछ तुम्हें चाहिए या फिर और कुछ कहना है? जूलिया ने आंसुओं से भरी आंखें ऊपर उठाई और बोली, मुझे अभी तक एक ही बार 3 रूबल मिले थे। और जूलिया को समझ नहीं आ रहा था, बस वो रोई जा रही थी, पर उसमें इतना साहस नहीं कि अपनी बात कह सके। उसने बस ये कहा कि मुझे कोई 10 रूबल नहीं मिले थे, मुझे अभी तक सिर्फ एक बार 3 रूबल मिले थे। आपकी पत्नी ने वो दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, अधिक नहीं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 रूबल मुझे मिले थे, कोई 10 रूबल नहीं मिले थे। आश्चर्यचकित होते हुए मैंने कहा, शॉकिंगली, घर मालक ने कहा। क्या कहा? इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने बताई क्यों नहीं मुझे? अच्छा, तुम्हें 3 रूबल मालकिन ने दिए थे? क्या कह रही हो? इतनी बड़ी बात तो मुझे क्यों नहीं बताई तुम्हारी मालकिन ने? देखो, हो जाता ना अनर्थ, देखो हो जाता ना अनर्थ। अनर्थ को अंडरलाइन कीजिए। अनर्थ का मतलब है बुरा, हानि, लॉस और मिसफॉर्च्यून। देखो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता यहाँ पे, कितना बुरा होता, ये मुझे नहीं पता चलता तो मेरे हिसाब में कितनी बड़ी गड़बड़ी हो जाती। अच्छा, कोई बात नहीं, 3 रूबल भी घटा लेता हूँ। अच्छा, जो हमने फाइनल हिसाब जो आपका किया था 14 रूबल का, अच्छा हो गया तुमने ये बता दिया। अब मैं और 3 रूबल घटा लेता हूँ और अब शेष बचे, शेष का मतलब होता है अब बाकी बचे 11 रूबल। ये बात कह के भी जूलिया से के पगार से और 3 रूबल कट गए और बाकी बचे 11। पूरे 60 दिन काम करने के बाद 10 दिन और 1 यानी कि 11 दिन की ही पगार उसे मिल रही थी। अब घर मालक ने कहा, लो देख लो, अब तुम भी गिन लो कि 11 रूबल है कि नहीं, बाद में कहना नहीं। आइए देखते हैं अगले पेज पर क्या लिखा है। कांपते हुए हाथों से 11 रूबल लेकर जूलिया ने अपने फ्रॉक की जेब में ठूसे। फिर भराई हुई विनीत आवाज़ में बोली, भराई मतलब आंसुओं से भर आई आवाज़ जिसमें थोड़ी कपकपी होती है, और विनीत स्वर की बात, विनीत आवाज़ की मतलब होता है विनय से भरी, हम्बल ऐसी आवाज़ जो थी उससे कहा उसने, जी धन्यवाद। जो ऐसा भी नहीं कि इतना बुरा करने के बाद गुस्से में उसने कहा कि थैंक यू और चली गई हो, नहीं, वहाँ भी उसने बहुत ही हम्बली कहा कि जी धन्यवाद, और आंखों में आंसू भरे थे जो उसके साथ जो अन्याय हुआ था उसके कारण आए थे, परंतु उसमें कोई साहस नहीं कि वो अपने अन्याय का विरोध करे। मैं क्रोध से उबल रहा था। जो घर मालक थे वो कह रहे हैं कि मैं क्रोध से उबल रहा था, कमरे में चक्कर लगाता हुआ अपने क्रोध पर काबू पाता हुआ कठोर स्वर में बोला, धन्यवाद? धन्यवाद किस बात का? अब घर मालक बहुत गुस्सा थे और गुस्से में चक्कर लगा रहे थे अपने कमरे के, और उनको समझ नहीं आ रहा था वो अपना गुस्सा किस तरीके से कंट्रोल करे। और उसी गुस्से में उन्होंने ज़ोर से बोला कि अच्छा, धन्यवाद? धन्यवाद किस बात का? किस बात के लिए थैंक यू कह रही हो तुम मुझे? तो जूलिया ने कहा, आपने मुझे पैसे दिए, इस बात का कि आपने मुझे जो पैसे दिए हैं उसके लिए थैंक यू। मैं अधिक सह न सका। जो मालक था
वो और अपना गुस्सा काबू नहीं कर सका और उन्होंने कहा, और लगभग चिल्लाते हुए ऊंचे स्वर में उन्होंने कहा, मुझे धन्यवाद दे रही हो? मुझे तुम थैंक यू कह रही हो? तुम अच्छी तरह समझती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है और तुम अच्छी तरीके से समझ रही हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे नहीं देने के लिए चीटिंग की है और तुम मुझे थैंक यू कह रही हो? तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे मार लिए हैं मैंने, और तुम कहती हो धन्यवाद? ये तुम किस मिट्टी की बनी हो कि जितना इतना सब कुछ मैंने तुम्हारे साथ जो चीटिंग की, उसके बाद तुम मुझे धन्यवाद कह रही हो? जूलिया ने कहा, जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ नौकरी की, उन लोगों ने मुझे 1 रूबल भी नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। जैसे फिर घर मालक को पता चला कि जूलिया के इस स्वभाव की वजह से इससे पहले भी वह जहाँ काम करती थी उन लोगों ने क्या किया, उसे कोई पगार नहीं दी, क्योंकि जूलिया पैसे मांगने वालों में से नहीं थी, अपने पैसे कभी नहीं मांगती थी, तो लोगों ने भी उसे ठग लिया और उसे पैसे नहीं दिए। उसको अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट बाकियों से अलग इन्होंने कुछ पैसे जूलिया को दिए भी, पर ये बहुत गलत है। ज़रूरी नहीं कि इंसान को इतना अच्छा होना चाहिए कि सब लोग उसे ठग ले। क्या कुछ भी नहीं दिया? ये तो बहुत आश्चर्य की बात थी कि उन लोगों ने इसको पगार ही नहीं दी, जबकि जूलिया इतना अच्छा काम करती है। पर जूलिया, मुझे तुम्हारी बात सुनकर ज़रा सा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। तो घर मालक ने क्या कहा कि हाँ, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बिल्कुल शौक नहीं लगा, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव की वजह से कोई कैसे पैसे देगा, जबकि सब लोगों को ठगने के लिए ही तैयार होते हैं। अपने स्वर को धीमा और मधुर कर फिर वो गुस्से वाली आवाज़ को मीठी और आराम से करके घर मालक ने कहा, जूलिया, मुझे क्षमा कर देना। जूलिया, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ अत्यंत क्रूर मजाक किया है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही क्रूएल्टी से और हार्शनेस से बात की और इस तरीके का एक बहुत ही क्रूएल मजाक किया है। क्रूर का मतलब क्रूएल होता है और जिसे हम जुल्मी भी कहते हैं। मैं तुम्हारे आंसू देख रहा था। ये सब करते हुए मुझे तुम्हारे आंसू दिखाई दे रहे थे, पर यह एक मजाक था। पर मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था। पर मैं क्या चाहता था? तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। ऐसे कैसे? काम करने के बाद कोई पैसे नहीं मांगता है। इंसान को इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारा 1 रूबल भी नहीं काटूंगा। मैं जितना मैंने कुछ कहा है उन सब में से मैं तुम्हारे 60 में से 1 रूबल भी नहीं काटूंगा। इधर मैंने तुम्हारे 80 रूबल अलग रख दिए हैं। देखिए, 60 भी नहीं, यहाँ पे घर मालक ने कितने रूबल अलग रखे थे? जूलिया के 80 रूबल, यानी कि जैसे 40 से तय हुआ था। ये सब एक मजाक था। पर उससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। पर उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या ज़रूरी है कि भला इंसान कहलाने के लिए किसी को इतना भीरू, दब्बू और बोदा बनना पड़े कि अपने ऊपर होने वाले अन्याय के प्रति मुंह से आवाज़ भी ना निकाले? अब यहाँ पे 3 शब्द आए हैं। भीरू का मतलब होता है डरपोक, कॉवर्ड, एक कॉवर्ड होता है और टिमिड भी होता है, और बोदा मतलब बेवकूफ़ और फूलिश, कि तुम एक अच्छी इंसान हो। पर अच्छे इंसान होने का ये मतलब नहीं होता कि लोगों को डरपोक और लोगों को पागल और हर किसी के हाथ के नीचे दबने वाला इंसान बनना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी बात या फिर अपने इंसाफ के लिए कुछ कहो तो आप बुरे नहीं बन जाते हो, आप भले ही रहते हो। आपको हमेशा अपने लिए खड़े होना चाहिए। और अच्छा और भला इंसान वही है जो इंसाफ का साथ दे और अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का विरोध करे। क्या ये ज़रूरी है कि अच्छा होने के लिए सब कुछ सुन लो? बेवकूफ़ बन रहे हो तो बनो और बोलो भी नहीं और डरपोक बनो। अपने मुंह से आवाज़ भी ना निकालो, अन्याय का विरोध ना करे और बस चुपचाप सहन करते जाए। नहीं जूलिया, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता और नहीं तुम्हें करने दूंगा, और नहीं तुम्हें इस बात को मानने दूंगा कि
किसी को अच्छा इंसान कहलाने के लिए बस लोगों को ये बताए कि तुम हमारे साथ बुरा करते जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम अच्छे इंसान हो। ये बात घर मालक बिल्कुल नहीं मान रहे थे और हमें भी नहीं माननी चाहिए। तुम चुप रहकर अन्यायी को अधिक अन्याय करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हो। तुम जब चुप रहती हो तो जुल्म करने वालों को और जुल्म करने के लिए मोटिवेट करती हो कि तुम और जुल्म और अन्याय हमारे साथ कर सकते हो, क्योंकि हम तो भले लोग हैं, कुछ नहीं कहेंगे। तो ये गलत बात है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व यानी कि अपने एग्जिस्टेंस को, अपने वजूद को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस निर्मम तथा हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। तुम्हें इस संसार निर्मम मतलब जिसमें कोई ममता नहीं है, और हृदयहीन मतलब हार्टलेस, इस हार्टलेस कठोर दुनिया से तुम्हें लड़ना ही होगा, वरना ये लोग बस तुम्हारे ऊपर पैर रखकर चले जाएंगे, तुम्हारे साथ बुरा कर कर निकल जाएंगे और उनको कोई दुख नहीं होगा। दुनिया बस ऐसी ही है, हमें अपने लिए बोलना ही होता है। लड़ना होगा अपनी पूरी शक्ति के साथ। तुम्हें अपनी हर बात, हर अन्याय के लिए लड़ना होगा पूरी ताकत के साथ। इस संसार में दब्बू, भीरू और कायर लोगों के लिए कोई स्थान नहीं। इस संसार में दब्बू, दबने वाले, भीरू, डरपोक और कायर लोग जो कॉवर्ड होते हैं, उन सब के लिए कोई स्थान नहीं। उनको लोग मुंगियों के कीड़ों की तरह मसल देते हैं, कुचल देते हैं, आगे निकल जाते हैं और उनके लिए कोई जगह नहीं है। इस कठोर संसार में तुम्हें रहना है, इस हार्टलेस वर्ल्ड में रहना है, तो तुम्हें भी वैसे ही बनना होगा और लड़ना होगा। कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। और हमारे इस पाठ को किस लेखक ने लिखा है? अंतोन चेखव नाम के। ये नाम थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये रशियन कहानी है। तो बच्चों, इसी तरीके से आपको समझ आया होगा कि अन्याय का विरोध, सही बात को कहना और बोलना बहुत ज़रूरी है, और हमें अन्याय का साथ देकर उसका हिस्सा बन के साथ नहीं देना है, बल्कि हमें उसका विरोध करना है और सच को और इंसाफ को कायम करना है। आइए बच्चों, हम अपने शब्दार्थों को देख लेते हैं। निश्चित का मतलब है बिना चिंता के, एट पीस, रिलीव्ड, संतुष्ट, जिसे संतोष हो, तृप्त, सेटिस्फाइड। तय होना, पक्का होना, निश्चित यानी कि फिक्स्ड। रूबल एक रूसी मुद्रा है, रशियन करेंसी। सलवटे सिकुड़ने या फिर सिकुड़ने, रिंकल्स या क्रीजेस। नागा करना, अनुपस्थित रहना, एब्सेंट या फिर छुट्टी लेना। दबी जबान, बहुत धीरे से, सॉफ्टली कहना। अनर्थ यानी कि हानि और बुरा। लॉस, मिसफॉर्च्यून। ठूसना, ज़बरदस्ती डालना। थ्रस्ट, भर्राई, आंसुओं के कारण कांपती आवाज़, शिवरिंग वॉइस। विनीत का मतलब विनय से भरी, हम्बल और मीक। ठगना, धोखा देना, टू चीट। क्रूर, जुल्मी, क्रूएल, हार्श। भीरू, डरपोक, कॉवर्ड और टिमिड। बोधा का मतलब होता है बेवकूफ़ और फुलिश। विरोध का मतलब होता है स्वीकार न करना। प्रतिवाद, टू अपोज। और प्रोत्साहित का मतलब होता है उत्साह का बढ़ाना, टू एनकरेज। अस्तित्व का मतलब होता है सत्ता, एग्जिस्टेंस। यहाँ पे एक मुहावरा दिया गया है बच्चों, आप इसको पढ़ेंगे और इसका वाक्य भी बनाएंगे। चेहरा पीला पड़, घबरा जाना। आइए बच्चों, अब हमारे पार्ट गए, हम पार्ट 2 में मौखिक प्रश्नों को देख लेते हैं। अब हम ये प्रश्न ओरली सॉल्व करेंगे और इसके PDF इसको हम लिखेंगे नहीं, परंतु लिखित प्रश्नों का PDF हम आपको अगले हफ्ते सेंड करेंगे, क्योंकि इस हफ्ते आपको आपकी परीक्षा की तैयारियां करनी है और वो लिखित प्रश्न के प्रश्न उत्तर आपको आपकी नोटबुक में भी लिखने हैं। सबसे पहला सवाल है, जूलिया गृहस्वामी के यहाँ क्या काम करती थी? बच्चों, जूलिया गृहस्वामी के यहाँ गवर्नेंस का काम करती थी और वह बच्चों की देखभाल और पढ़ाई का ख्याल रखती थी। गृहस्वामी ने जूलिया की तनख्वाह कितनी निश्चित की थी? गृहस्वामी ने जूलिया की तनख्वाह 40 रूबल निश्चित की थी। गृहस्वामी ने जूलिया की तनख्वाह में से कितने रूबल काट दिए थे? गृहस्वामी ने जूलिया की तनख्वाह में से पूरे 69 रूबल काट लिए थे, यानी कि 69 रूबल काट लिए थे और सिर्फ 11 रूबल दे रहे थे। गृहस्वामी जूलिया को क्या समझाना चाहते थे?
गृहस्वामी जूलिया को समझाना चाहते थे कि भला इंसान होने के लिए कभी किसी को डरपोक और भीरू और दब्बू नहीं होना चाहिए, कायर नहीं होना चाहिए। ये जो हृदयहीन दुनिया है, इससे लड़ने के लिए उसे अपनी पूरी हिम्मत और ताकत से उसका सामना करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, लेखक के अनुसार स्वर परिवर्तन करके इन अनुच्छेदों को उच्च स्वर में पढ़े। आपको जो यहाँ पे डायलॉग्स दिए हैं उसको स्वर परिवर्तन करके मतलब आपकी आवाज़ में बदलाव लाकर आपको इसे जैसे गुस्से में कोई कहता है उस तरीके से पढ़ना है, या आप आपके घर पे करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको अन्याय का विरोध ये पाठ समझ आ गया होगा, गृहस्वामी और जूलिया की बात समझ आ गई होगी, और आप भी आगे कभी भी अन्याय सहेंगे नहीं और अन्याय का हमेशा विरोध करेंगे। तो बच्चों, आज की हमारी इस कक्षा में इतना ही। आपको इस पाठ को अपने हिसाब से और एक और बार पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है। अगले हफ्ते आप इस पाठ के शब्दार्थ और मुहावरा लिखेंगे और हम आपको प्रश्न उत्तर भेजेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।